मूवी की शुरुआत में हमें 3400 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब मिस्र में फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी। असल में फिरौन उस दौर के राजाओं को कहा जाता था। फिरौन की जो लवर होती है, जिसका नाम अक्सनमन होता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अक्सनमन उसके प्रीस्ट, जिसका नाम इमोटिप है, वो उससे बहुत प्यार करती है। इमोटिप के पास कई जादुई ताकतें हैं। इन्हीं जादुई ताकतों में से उसके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसे मुर्दों की दुनिया से वो रूह को बुलाकर उसे इंसान को जिंदा कर सकता है। एक बार जब इमोटिप फिरौन की लवर से मिलने के लिए आता है, तब उसी वक्त वहाँ पर फिरौन भी आ जाता है, पर ये दोनों मिलकर फिरौन का कत्ल कर देते हैं। इनको पता होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये दोनों मारे जाएंगे। इससे पहले कि फिरौन के गार्ड अंदर आते हैं, अक्सनमन इमोटिप को बोलती है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे जिंदा कर सकते हो। तब इमोटिप के लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और अक्सनमन खुद को मार देती है। असल में अक्सनमन को पता होता है कि अगर उसने खुद को मार भी दिया तो इमोटिप उसे वापस जिंदा कर देगा, और वो ऐसा करता भी है। इमोटिप के लोग उसकी डेड बॉडी को चुरा लेते हैं, और जब इमोटिप उसको जिंदा करने ही वाला होता है तो वहाँ पर राजा के गार्ड आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि राजा की मौत के पीछे इमोटिप का ही हाथ था, और उसे ऐसी सजा दी जाती है जो आज से पहले किसी को भी नहीं दी गई। उसे जिंदा ही मम्मी बनाकर दफना दिया जाता है और उसे एक ताबूत के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है, और अगर किसी भी इंसान के पास इमोटिप के ताबूत की चाबी आ गई, अगर किसी ने भी इसे खोला, तो इमोटिप पूरी इंसानी जात पर कहर बनकर टूटेगा, क्योंकि उसके पास उतने सालों तक की ताकत हो जाएगी जितने साल वो ताबूत में बंद रहा। उसके ताबूत को मिस्र के देवता एन्यूबिस के बहुत बड़े स्टेचू के नीचे दफना दिया जाता है। अब कई 100 साल गुजर जाते हैं, और वो मूर्ति जो किसी जमाने में बहुत ऊंची हुआ करती थी, वो अब काफी छोटी हो जाती है। ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि वक्त गुजरने पर पूरा का पूरा शहर रेत के नीचे दफन हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जंग चल रही होती है। वहीं पर एक फ्रेंच सोल्जर होता है, जो कि एक अमेरिकन होता है। उसे सोल्जर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, और तभी वो सारे के सारे सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि जिस मूर्ति के पीछे वो फ्रेंच सोल्जर खड़ा होता है, एन्यूबस की मूर्ति होती है। अब उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर रेत उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि रेत के नीचे कोई है। तब वहीं पर रेत का एक चेहरा बनना शुरू हो जाता है। वो फ्रेंच सोल्जर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इस फ्रेंच सोल्जर का नाम होता है रिग। अब 3 साल बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम एवलिन होता है। ये एक इजिप्टोलॉजिस्ट है। इजिप्टोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो एंशिएंट इजिप्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, इसीलिए एवलिन को मिस्र की पुरानी जुबान आती है। एवलिन का एक बड़ा भाई भी होता है, जो उसके पास आता है और उसे एक अजीब सी चीज दिखाता है। वो उसे कहता है कि ये मुझे खुदाई के दौरान मिली थी। तब एवलिन उसका बटन दबाती है और वो खुल जाती है। असल में ये उस ताबूत की चाबी होती है, जब हजारों साल पहले इमोटिप को ताबूत के अंदर बंद करके उसे दफना दिया गया था। इसके अंदर एक मैप भी होता है। ये मैप मिस्र के शहर का होता है। इसके बाद एवलिन अपने फादर के दोस्त के पास जाती है, जिसकी लाइब्रेरी में वो काम करती है। एवलिन को वो बोलता है कि ये मन गढ़ंत कहानी है। असल में वो एवलिन को ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पर गया है वो वापस नहीं आया, पर एवलिन किसी भी हालत में वहाँ पर जाना चाहती है। वो अपने भाई से पूछती है कि ये नक्शा तुम्हें कहाँ पर मिला। उसका भाई उसे सब सच बता देता है कि ये नक्शा उसने एक अमेरिकन आदमी से चुराया है, और अब वो एक जेल में है। एवलिन और उसका बड़ा भाई उस जेल में आते हैं, जिस जेल में वो कैदी होता है, और ये कैदी और कोई नहीं बल्कि रिग होता है, जो कि 3 साल पहले एन्यूबस की मूर्ति के नीचे खड़ा था। तब रिग समझ जाता है कि एवलिन और उसका भाई यहाँ पर क्यों आए हैं। असल में आज के दिन रिग को फांसी होने वाली होती, इसीलिए वो एवलिन को बोलता है कि अगर तुम उस जगह पर जाना चाहती हो तो मुझे यहाँ से आजाद करवाओ। अब रिग को जब यहाँ पर फांसी होने वाली होती है, तब एवलिन उस जेल के इंचार्ज से मिलती है। वो उसे बोलती है कि तुम रिग को छोड़ दो, लेकिन वो किसी भी कीमत में रिग को छोड़ना नहीं चाहता। तब एवलिन उसे बताती है कि हेमुनात के शहर, जहाँ पर फिरौनों का खजाना गड़ा है, इसके बारे में रिग को पता है। अगर तुम रिग को छोड़ दोगे तो उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। इसके बाद वो इंचार्ज मान जाता है और वो रिग को छोड़ देता है। अब ये लोग उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर मिस्र का खजाना है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये शिप में जाएंगे। अब वहीं पर अमेरिकन लोग होते हैं जो उसी जगह जा रहे होते हैं। इनको भी उस खजाने के बारे में पता होता है, इसलिए ये लोग भी वो खजाना तलाशना चाहते हैं। एवलिन रिग को बताती है कि मिस्र की सबसे मशहूर किताब, जिसका नाम एमोंड्रा है, जिसमें मिस्र के शाही खानदानों के जादुई राजों के बारे में लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं वहीं पर दफन है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं। एवलिन रिग को एम्यूनिस की मूर्ति दिखाती है। वो कहती है कि इस मूर्ति का आधा हिस्सा रेत के नीचे दफन है। इसके बाद ये मूर्ति के उस दफने हुए हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर
एन्यूबिस की मूर्ति होती है जिसके नीचे एमोटेप दफन है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी एवलिन एक शीशे को ऊपर की तरफ करती है। तब जो सूरज की रोशनी होती है वो उस शीशे से टकराकर सभी शीशों में टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है। एवलिन अब उस किताब को तलाशना शुरू कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एवलिन का साथी जिसने रिक की फांसी की सजा माफ की होती है वो अंदर सोना तलाशने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे दीवार पर हजारों साल पहले बने हुए निशान दिखते हैं जिसके नीचे बहुत कीमती पत्थर होते हैं। तब ये उस पत्थर को निकालता है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है और उस पत्थर में से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसके पैर के अंदर घुस जाता है और उसके पूरे जिस्म में रेंगना शुरू कर देता है। तब वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पागलों की तरह भागने लगता है। तभी वो एक दीवार के साथ टकरा जाता है जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। एवलिन, रिग और उसके भाई को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा था। अब रात को ये सब के सब ऊपर जमा होते हैं जहाँ पर वो दूसरा ग्रुप भी होता है जो सोना तलाशना चाहता है। असल में इन सब ने समझौता कर लिया होता है कि अगर जिसको भी खजाना मिलेगा वो इसका हिस्सा करेंगे। पर तभी घोड़ों पर सवार कुछ लोग काले कपड़ों में इन पर हमला कर देते हैं। असल में ये लोग बादशाह फिरौन के गार्डियन होते हैं जो कि पिछले 3000 सालों से इस जगह की हिफाजत करते आए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर एमोटेप को किसी ने भी ताबूत से आजाद किया तो वो पूरे मिस्र को खत्म कर देगा। अब इन मिस्र के गार्डियंस का जो लीडर होता है जिसका नाम एबे होता है वो इन सब को यहाँ पर धमकी देके जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है और एक दिन के अंदर तुम यहाँ से लौट जाओ। पर उसकी बात कोई नहीं मानता। अब अगले दिन ये मिलकर वापस अंदर जाते हैं और अलग अलग होकर सोना तलाशते हैं। तब जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है। उस पर लिखा होता है कि अगर किसी ने मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की तो उस पर एक कर्ज लागू होगा। इस बॉक्स को खोलने वाले सभी लोगों को मार देगा, उनका खून चूसकर उनके जिस्म के अलग अलग हिस्से निकालकर वो एक नया रूप लेगा और आत्माओं की दुनिया से हमेशा के लिए हमारी दुनिया में आकर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। पर इस वार्निंग को पढ़ने वाले इसे ब्लाइंड फेथ समझते हैं और वो उस बॉक्स को खोल देते हैं। उस बॉक्स में से वो किताब निकली होती है जिस किताब से एमोटेप अपनी लवर को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। पर इस किताब को ऐसे नहीं खोला जा सकता क्योंकि इस पर एक खास किस्म का लॉक लगा हुआ होता है जिसे सिर्फ एक खास किस्म की चाबी से ही खोला जा सकता है और वो खास चाबी एवलिन के पास होती है। अगले सीन में हमें एवलिन, रिग और उसका भाई दिखाया जाता है। जब वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं तभी ऊपर से वो ताबूत गिर जाता है जिस ताबूत के अंदर एमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर डाल दिया गया था। एवलिन के पास इस ताबूत की चाबी होती है और वो इस ताबूत को खोल देती है और अगले पल अंदर से एमोटेप की सड़ी हुई बॉडी निकलती है। एवलिन ने अपनी लाइफ में कई मम्मीज देखी होती है लेकिन ऐसी मम्मी कभी नहीं देखी होती। अब ये रात को सब ऊपर आ जाते हैं और जब ये सो रहे होते हैं तब एवलिन चुपके से उस किताब के पास जाती है। तब एवलिन रिक को बताती है कि ये किताब वो नहीं है क्योंकि वो किताब सोने की बनी हुई है। वो कहती है कि ये शायद काले जादू की किताब हो। वो उस किताब को उस चाबी से खोल देती है जो उसके पास होती है और उस किताब में लिखी हुई कुछ लाइन्स को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि सदियों से सोया है जो, जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसे एवलिन ये लाइन्स पढ़ती है तो नीचे तय खाने में जहाँ पर एमोटेप की मम्मी होती है वो जिंदा हो जाती है, यानी कि वो आत्माओं की दुनिया से वापस आ चुका है। और साथ ही साथ इन पर टिड्डी और अलग अलग तरह के कीड़े हमला कर देते हैं। इन कीड़ों से बचते हुए जब ये लोग भागते हैं तभी एवलिन इनसे अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से वो अंदर गिर जाती है जहाँ पर एमोटेप की मम्मी होती है। अब यहाँ पर एक आदमी वो भी होता है जिसने वो बॉक्स खोला था जिस पर कर्ज लिखा था। जैसे एवलिन उसके पास जाती है तो उसकी दोनों आंखें नहीं होती क्योंकि इसकी दोनों आंखें एमोटेप ने निकाल ली होती हैं और अब वो मम्मी एवलिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। अब जैसे वो मम्मी एवलिन पर हमला करने वाली होती है तभी वहाँ पर रिग और उसका बड़ा भाई आ जाते हैं। रिग उस मम्मी को कई गोलियां मारता है और ये सब के सब उस जगह से निकल जाते हैं। तभी इनके सामने फिरौन के गार्डियंस आ जाते हैं। इन्होंने एक दिन पहले इनको वार्निंग दी थी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। वो उन्हें कहते हैं कि हम 3000 सालों से इस मुर्दे से डर रहे हैं और अब इसे कोई भी नहीं मार सकता। अब हम सब का खात्मा हो जाएगा। एवलिन, रिग और उसके सब साथी वापस आ जाते हैं। रिग यहाँ से निकलना चाहता है लेकिन एवलिन उसे मना कर देती है। वो रिग को कहती है कि हमने इस मुर्दे को जिंदा किया है और अब हमें ही उसे खत्म करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली होती है वो एक बार फिर से आकर उसे पूरा ढांचा बना देती है जिससे उस मम्मी का जिस्म और भी ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। तभी यहाँ पर रिग और एवलिन आ जाते हैं। रिग मम्मी पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उसे कोई असर नहीं हो रहा होता। पर जब वो वहाँ पर एक बिल्ली देखता है तो उससे डरकर वो यहाँ से भाग जाता है। रिग और एवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बिल्ली से क्यों डरा, इसीलिए वो फिरौनों के गार्डियंस के पास जाते हैं जो इस जगह की 3000 सालों से हिफाजत कर रहे हैं। ये लोग उन्हें बताते हैं कि बिल्लियां अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसीलिए एमोटेप इनसे डरता है। पर जब उसको अपना पूरा शरीर मिल जाएगा तो वो इन बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। एमोटेप को अपना पूरा जिस्म पाने के लिए उन 4 लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोला था जिसमें वो काले जादू की किताब निकली थी। इन चारों में से एमोटेप ने एक को मार दिया, बाकी 3 बचते हैं जिनको वो नहीं छोड़ेगा।
एवलिन यहाँ सबको बताती है कि जब एमोटेप ने सबसे पहले मुझे देखा था तो उसने मुझे एनोक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा मुझे क्यों कहा? एवलिन को ये लोग बताते हैं कि एनोक्सुनामुन आज से 3000 साल पहले फिरौन की लवर थी जिसका एमोटेप के साथ नाजायज रिश्ता था। तब इन दोनों ने मिलकर फिरौन को कत्ल कर दिया। इसीलिए एमोटेप को सजा के तौर पर जिंदा मम्मी बनाकर दफना दिया गया। और अब एक बार फिर एमोटेप अपनी लवर को जिंदा करना चाहता है जिसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, पर तुमसे पहले वो बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपना जिस्म पूरा करेगा। अब उन्हीं 3 बचे हुए लोगों में से 2 तो यहाँ पर होते हैं लेकिन एक नहीं होता और उसी एक के पास वो काले जादू की किताब होती है और इसी किताब से वो अपनी लवर एनोक्सुनामुन को जिंदा करेगा। रिग अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो लोग उस आदमी तक पहुंचते तब तक एमोटेप उस आदमी तक पहुंच चुका होता है और उसने उसे मार दिया होता है। साथ ही साथ वो किताब और उसके साथ जो बोतल होती है जिसमें एनोक्सुनामुन का एक अंग होता है वो उसे हासिल कर लेता है। ऐसी और भी बोतल्स हैं जो उसे हासिल करनी है। इस आदमी को मारने के बाद एमोटेप का जिस्म और भी ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है। एमोटेप रिग की तरफ देखकर अपना मुंह खोलता है और उस मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं जो कि रिग और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एमोटेप वहां से चला जाता है और वो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसका तीसरा शिकार होता है। इस तीसरे आदमी के पास एनोक्सुनामुन के रिमेन्स की बोतल होती है। एमोटेप उसके पास पहुंचकर उसे मार देता है। वहीं अंदर कमरे में एवलिन भी होती है। वो उसके कमरे के अंदर रेत बनकर दाखिल हो जाता है और वो एवलिन के पास आता है। इससे पहले कि वो एवलिन को अपने साथ लेके जाता तभी वहां पर रिग आ जाता है। रिग जानता है कि वो बिल्लियों से बहुत डरता है, इसीलिए वो अंदर आते ही एमोटेप को बिल्ली दिखाता है और उस बिल्ली को देखने के बाद एमोटेप डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि जिस तरह से काले जादू की किताब ने इसे जिंदा किया है उसी तरह सुनहरी किताब जिसका नाम अमुन-रा है उससे इसे मारा जा सकता है। पर इन्हें नहीं पता होता कि वो सुनहरी किताब अमुन-रा कहाँ पे है। एवलिन एक एंशिएंट पत्थर पर लिखी हुई लीप को पढ़ती है और इस पत्थर से एवलिन को पता चल जाता है कि जिस तरह से वो काली दुनिया की किताब एन्यूबस के नीचे थी उसी तरह दूसरी किताब जिसका नाम अमुन-रा होता है वो मिस्र के एक देवता जिसका नाम हॉरस होता है उसके नीचे होती है। इससे पहले कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते तब तक मिस्र के जो सारे लोग होते हैं वो एमोटेप के गुलाम बन चुके होते हैं। वो समझ चुके हैं कि एमोटेप लौट चुका है और उसे कोई नहीं हरा सकता। तब इन सबको घेर लिया जाता है और वहां पर एमोटेप आता है। वो एवलिन को बोलता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को छोड़ दूंगा। तब एवलिन को ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ना पड़ता है लेकिन एमोटेप उसके साथ धोखा करता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इन सबको खत्म कर दो। पर किसी तरह से रिग और उसके साथी बच जाते हैं और एक बार फिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें काले जादू की किताब मिली थी। पर इस बार इन्हें हॉरस की मूर्ति को ढूंढना है। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हॉरस की मूर्ति होती है। यहाँ पर वो खजाना भी होता है जिसे इंसान पिछले 3000 सालों से तलाशने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन हमें एमोटेप दिखाया जाता है जो अपनी लवर को जिंदा करने की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर चुका होता है। एमोटेप को पता चल चुका होता है कि रिग यहाँ पर पहुंच चुका है, इसीलिए वो अपने जादू से दीवार पर गड़ी हुई मम्मियों को जिंदा कर देता है और इनके पीछे भेजता है। इसके बाद उसी खजाने वाली जगह पर रिग और उसके साथियों पर ये मम्मीज हमला कर देती हैं। पर किसी तरह से ये लोग हॉरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके नीचे जो गोल्डन किताब होती है ये लोग उसे तलाश लेते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमोटेप ने अपनी लवर को जिंदा कर दिया होता है और उसे अपना जिस्म वापस देने के लिए वो एवलिन की बलि देना चाहता है। अब इससे पहले कि एमोटेप एवलिन की बलि देता तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो सुनहरी किताब वो एमोटेप को दिखाता है। इस किताब को खोलने के लिए भी वही चाबी चाहिए जो कि अब एमोटेप के पास होती है। इस किताब के बाहर कुछ एंशिएंट वर्ड्स में लिखा होता है जिसे एवलिन का बड़ा भाई पढ़ता है। इसे पढ़ने के बाद वहाँ पर फौज जिंदा हो जाती है। एवलिन उसे बोलती है कि इसे पूरा पढ़ो ताकि ये तुम्हारी बात माने। इसके बाद एवलिन को रिग छुड़ा लेता है पर एनोक्सुनामुन जो कि अब जिंदा हो चुकी है वो एवलिन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो आर्मी जिसे एवलिन के भाई ने जगाया होता है वो रिग पर हमला कर देती है। पर अब एवलिन का भाई पूरी किताब की लाइंस पढ़ चुका होता है और जैसे वो आखिरी लाइन पढ़ता है तब पूरी फौज रुक जाती है। इसके बाद वो फौज को ऑर्डर देता है कि एनोक्सुनामुन को मार दो और वो ऐसा ही करते हैं और एनोक्सुनामुन को मार देते हैं। इससे एमोटेप को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है पर तभी रिग उस पर हमला कर देता है जिससे वो एवलिन का भाई छूट जाता है। लेकिन छूटते वक्त उसने एमोटेप से वो चाबी चुरा ली होती है। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और वो ये दोनों मिलकर किताब खोल देते हैं। वहीं रिग को अब एमोटेप मारने वाला होता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता एवलिन उस किताब की कुछ लाइंस पढ़ती है। काल इसे मार ले जा उस पार। तभी 2 सफेद घोड़े आते हैं और वो एमोटेप से टकराकर उसकी सारी जादुई शक्तियां ले जाते हैं और शक्तियां जाने के बाद एमोटेप भी अब एक आम इंसान होता है। और जब वो रिग की तरफ जाता है तो रिग उसे अपनी तलवार से मार देता है। तब एमोटेप उसे बोलता है कि मैं आजाद हो गया। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ से दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों किसी तरह वहां से बाहर निकल जाते हैं। तब पूरी की पूरी जगह जमीन में धंस जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि फिरौन के गार्डियंस का लीडर इनके पास आता है और इनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद ये तीनों वहीं
पर खड़े 3 ऊँटों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जिन ऊँटों पर ये लोग सवार होते हैं उनमें बहुत सारा सोना भरा हुआ होता है, जो कि इन्हीं के ग्रुप के साथी ने लादे होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।